हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कहानी की शुरुआत निक नाम के एक एक्स अमेरिकन सोल्जर से होती है जो जापान की एक जेल में अपनी 10 साल की सजा काट रहा था। अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होता देखकर निक अक्सर काफी शांत और उदास रहता था और एक दिन जब उसकी ड्यूटी बाथरूम साफ करने के काम पर लगी थी तो उसकी नजर एक कमरे से निकल रहे 5 खूंखार आदमियों पर पड़ी जो दिखने में काफी खतरनाक और डरावने लग रहे थे। और उन आदमियों के वहां से जाने के बाद जब निक उस कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे में एक आदमी छत से लटका हुआ था। यह देखकर निक काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उस आदमी की मदद करने के लिए तुरंत ही जेल गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन गार्ड्स ने वहां पहुंचकर निक को शाबाशी देने की बजाय उसे ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे जेल के कमरे में डाल दिया गया। वो कमरा बहुत ही छोटा और घुटन भरा था और जल्दी ही निक को एहसास हुआ कि वह उसी आदमी के साथ कमरा शेयर कर रहा है जिसे उसने बचाया था। असल में उस आदमी का नाम क्यूसी था जो शिरामित्सु गैंग का एक मेंबर था। साथ ही उसने बताया कि उसके पास जेल से भागने का प्लान है जिसमें उसे निक की मदद चाहिए थी और अगर निक इसमें उसकी मदद करेगा तो इसके बदले में निक को शिरामित्सु गैंग का सपोर्ट मिलने वाला था। असल में क्यूसी के मुताबिक सबसे पहले उन्हें एक तेज धार औजार की जरूरत थी जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी निक पर रहेगी। इसके बाद उसे तेज धार हथियार से क्यूसी पर हमला करना होगा, जिसके बाद जेल गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे जहां उसके गैंग के आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद निक आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गया और उसे करने का मौका तब मिला जब सभी कैदियों को बाहर काम के लिए ले जाया गया। सही मौका मिलते ही निक ने एक पत्थर अपनी जेब में डाल लिया। अपने कमरे में आने के बाद उसने उस पत्थर की धार को तेज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्यूसी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। क्यूसी को चोट लगने से पहले उसने निक को याद दिलाया कि उसे समय रहते गार्ड्स को इस हादसे के बारे में बताना होगा ताकि वह जिंदा बच जाए, वरना ज्यादा खून बहने की वजह से मैं यहीं मर जाऊंगा। जैसे ही क्यूसी के शरीर से खून निकला, निक ने गार्ड्स को मदद के लिए बुलाया, जिसके चलते क्यूसी का प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। और इधर अगले दिन से जेल में निक का स्टेटस काफी बढ़ गया और शिरामित्सु गैंग के सपोर्ट के बाद से अब उसे जेल के नियमों के हिसाब से नहीं जीना पड़ता था और धीरे धीरे उसकी सजा भी काफी कम हो गई थी। थोड़े ही समय बाद वह जेल से आजाद भी हो गया, पर अब निक पूरी तरह से बदल चुका था। निक के जेल से निकलते ही उसने देखा कि एक गाड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और उसी गाड़ी में बैठते ही वह लोग उसे सीधा शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर्स में ले गए, जहां गैंग के कुछ लीडर्स उसका इंतजार कर रहे थे। और निक से मिलते ही उन लोगों ने सबसे पहले क्यूसी की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद किया और फिर उसे उसका पहला काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन से एक डील करनी थी। और इधर निक भी बिना कुछ सोचे इस काम के लिए तैयार हो गया। उसी शाम गैंग के मेंबर्स ने निक को खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए, जिसके बाद निक आराम करने की बजाय शहर में घूमने चला गया। और कुछ देर तक घूमने के बाद वह एक बार में चला गया जहां उसकी नजर एक जापानी औरत पर पड़ी। निक को उस औरत की पर्सनैलिटी काफी पसंद आई और वो उसे एक अच्छी टिप देकर सोने चला गया। अगली सुबह क्यूसी निक को डील के लिए एक मेटल फैक्ट्री में लेकर गया, जहां उसकी मुलाकात एंथनी नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन से हुई। पर निक को वहां देखकर एंथनी कुछ खास खुश नहीं था और उसने निक को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने बताया कि वह शिरामित्सु गैंग की कोई शर्त नहीं मानेगा क्योंकि उसकी बात उनके विरोधी शिशु गैंग से चल रही है। अगर तुम मुझे बढ़िया डील नहीं दोगे तो वह तो दे ही देंगे। एंथनी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था और निक अच्छे से जानता था कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने एक टाइपराइटर उठाकर एंथनी को पीटना शुरू कर दिया। और अपने इस बर्ताव से निक ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, जिसके बाद एंथनी शिरामित्सु की सारी शर्तें मानने को भी तैयार हो गया। काम खत्म
करने के बाद क्यूसी और उसके साथ ही निक को भी पहली जीत का जश्न मनाने के लिए उसे एक बार में ले गए, जहां सभी लोग मजे कर रहे थे। तभी अचानक सीसू गैंग के कुछ लोग वहां आ गए, जिसके बाद उस कमरे का माहौल काफी गंभीर हो गया। अचानक सीसू गैंग के हेड ने निक को ताने मारना शुरू कर दिया, लेकिन निक सुनकर चुप बैठने वालों में से नहीं था और उसने तुरंत एक बोतल उठाकर सीसू गैंग के लीडर के सर पर फोड़ दी, जिसके तुरंत बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर बंदूक तान दी गई। पर उस वक्त सीसू गैंग के पास कम आदमी मौजूद थे, जिसके चलते वह निक और उसके साथियों को सिर्फ धमकियां देकर वहां से चले गए। पर इधर निक ने अपने उबलते हुए गुस्से की बदौलत अपने सिरसा मित्सु साथियों का दिल और क्यूसी का भरोसा दोनों को एक साथ जीत लिया था, जिसके चलते क्यूसी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट और याजू के क्लब का हिस्सा बनने का ऑफर दिया, जिसके लिए निक तुरंत तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद क्यूसी ने उसे उसका दूसरा काम दिया, जिसमें उसे एक बार ओनर से मिलना था जो सीरा मित्सु गैंग की बात नहीं मान रहा था। और इस बार भी निक ने उसी अंदाज से काम किया जिसके लिए वह फेमस था। इस बार क्यूसी ने भी उसका साथ दिया और अपने तरीके से वो गैंग का दबदबा बनाते जा रहे थे। इसके बाद क्यूसी निक को सीरा मित्सु की एक नाइट क्लब में ले गया, जहां उसकी नजर एक बार फिर उसी जापानी औरत पर पड़ी जो उस वक्त डांस कर रही थी। पर तभी निक ने देखा कि क्यूसी अचानक उसे डांस फ्लोर से खींचता हुआ बाहर ले गया। पर क्यूसी की आवाज में उस औरत के लिए चिंता और फिक्र थी। जल्दी ही निक भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसे पता चला कि यह लड़की क्यूसी की बहन म्यू है। और साथ ही क्यूसी ने निक से उसे सही सलामत घर छोड़कर आने को कहा, लेकिन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही म्यू ने अचानक एक अलग ही रूप ले लिया और उसने निक को छेड़ते हुए अंदर आने को कहा। और फिर कुछ देर शर्माने के बाद निक भी तैयार हो गया। अपनी बातचीत के दौरान निक की नजर म्यू की पीठ पर बने याजू का कलन के टैटू पर पड़ी, जो उसके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों का सबूत था। अगले दिन क्यूसी ने निक को एक और काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन सोल्जर से हथियारों की डील करनी थी, लेकिन इस डील की खबर सीरा मित्सु के किसी मेंबर को नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब था कि निक को यह सारा काम अकेले ही करना होगा। अगले दिन जब निक इस डील को करने के लिए डॉक्स पर पहुंचा, तो उसे वहां एक अनजान लाश दिखाई दी। और इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, अचानक सीसू गैंग के कुछ मेंबर्स वहां पहुंच गए। असल में वह लोग डील खराब करके सारा पैसा लूटने के लिए आए थे, पर निक ने खतरे को पहले ही भांपते हुए $2 मिलियन को गाड़ी की सीट में छुपा दिया, जिसके चलते सीसू गैंग के सदस्यों को खाली हाथ ही जाना पड़ा। पर जाने से पहले उन्हीं में से 2 आदमियों ने निक के ऊपर बंदूक तान दी। पहले तो निक उनकी बातें मानता रहा, लेकिन जब उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ तो उसने अचानक एक आदमी से उसकी बंदूक छीनकर सीसू गैंग के दोनों सदस्यों पर गोली चला दी। और यह देखकर बाकी आदमी भी पीछे हट गए। पर वह सभी यह बात अच्छे से जानते थे कि निक की इस हरकत का नतीजा बहुत भारी होने वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस घटना की खबर जल्दी ही सीरा मित्सु गैंग के लीडर्स तक पहुंच गई। इसके लिए उन्होंने तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई, जिसमें निक और क्यूसी भी मौजूद थे। लीडर को शक था कि शायद उन्हीं के किसी आदमी ने डील की खबर लीक की है, जिस पर क्यूसी ने लीडर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, पैसे बिल्कुल सही हैं। पर लीडर इसके बावजूद भी निक से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक निक की इस हरकत से एक बहुत बड़ी गैंग वार शुरू हो सकती है। और इसी गैंग वार को रोकने के लिए लीडर ने ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें माफी के तौर पर सीरा मित्सु गैंग की तरफ से 2 कटी हुई उंगलियां सीसू गैंग को दी जाएंगी, ताकि गैंग वार को रोका जा सके। लेकिन यह सुनकर क्यूसी को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने निक को इस काम में खींचा था और इसीलिए उसने निक के साथ इस सजा का भागीदार बनने का फैसला किया। जिसके बाद निक और क्यूसी ने अपनी एक उंगली काटकर लीडर के सामने रख दी। कुछ देर बाद गाड़ी में निक और सीरा मित्सु के लीडर के बीच
एक आम बातचीत हुई जिसमें लीडर ने गैंग के अंदर एक गद्दार होने की आशंका जताई जो जरूर उनकी जानकारी बाहर दे रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जंगल के बीच रुकी जहां पर निक की इंक्लूजन सेरेमनी थी जिसमें निक को तिरामिसू गैंग और उसके परिवार का एक भरोसेमंद सदस्य घोषित किया जाना था। परंपराओं के साथ इस समारोह को खत्म करने के बाद सभी लोग जश्न मनाने में मशरूफ हो गए और इसी जश्न के दौरान निक क्यूसी के पास आया। उसने उसे अपने और मीहू के रिश्ते के बारे में बता दिया। इधर क्यूसी यह बात सुनकर पहले तो खुश नहीं था क्योंकि मीहू उसकी बहन थी, पर वह यह बात भी अच्छे से जानता था कि निक एक जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी है और इसलिए यह थोड़ी देर बाद क्यूसी ने उनके इस रिश्ते को अपना लिया और उसके साथ ही निक से कहा कि अब वह दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके हैं। अब निक पूरी तरह से तिरामिसू गैंग का हिस्सा बन चुका था और अब उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए याजुका क्लन का टैटू बनवाने का फैसला किया। इस टैटू का डिजाइन गैंग को लेकर एक आदमी की वफादारी की कहानियां सुनाता था। इस सब के दौरान मियू उसके साथ थी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि निक अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अगले कुछ ही दिनों में निक तेजी से आगे बढ़ता गया और अब धीरे धीरे गैंग में भी उसका रुतबा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब भी उसकी पिछली जिंदगी ने उसका पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह मियू के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। असल में यह सीसू गैंग का वही आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी और यह देखते ही निक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। उसके दिमाग में पहली चीज आई कि उसे किसी भी तरह से नीहू को खतरे से बाहर निकालना है। उधर सीसू गैंग के कुछ लोग तिरामिसू गैंग के लीडर से मिलने के लिए उनके अड्डे पर उनके हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। असल में वो लोग तिरामिसू के साथ एक डील करना चाहते थे पर उन्होंने किसी सीनियर मेंबर को भेजने की बजाय एक जवान लड़के को डील के लिए भेज दिया और यह बात लीडर को कुछ खास पसंद नहीं आई। पर इसके बावजूद भी ओरोची नाम के एक सदस्य ने लीडर को यह डील एक्सेप्ट करने को कहा। लेकिन इस हरकत से लीडर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही डील को कैंसिल कर दिया। उसी रात क्यूसी और ओरोची एक साथ बार में शराब पी रहे थे जिस दौरान ओरोची लीडर के ऊपर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने ओरोची की बात एक बार भी नहीं सुनी और इधर क्यूसी उसके अंदर बढ़ते गुस्से को साफ साफ देख रहा था। उसने ओरोची को अपने गुस्से पर काबू करने को कहा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ओरोची गुस्से में बार से बाहर चला गया जहां उस मुलाकात मीहू से हुई। असल में ओरोची और मीहू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और ओरोची अब भी उसे मन ही मन पसंद करता था, लेकिन मीहू ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया जिसके बाद ओरोची ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। पर फिर भी मीहू किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। अगले दिन तिरामिसू और सीसू गैंग एक बार फिर से मिले और इस बार उन्होंने एक सुमो मैच के दौरान मिलने का फैसला किया जो कि एक पुराना तरीका था और इस बार सीसू गैंग का चेयरमैन खुद मिलने के लिए आया। असल में यह कोई बिजनेस डील नहीं थी बल्कि सीसू गैंग तो चाहती थी कि तिरामिसू के गैंग के लीडर को रिटायर करके तिरामिसू को सीसू गैंग का ही हिस्सा बना दिया जाए और सीसू गैंग के इस ऑफर को सुनते ही पूरे कमरे का माहौल गर्म हो गया। लेकिन तिरामिसू के लीडर ने इस ऑफर के लिए तुरंत मना कर दिया क्योंकि ऐसा करने से तिरामिसू गैंग का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और तभी निक ने बीच में सीसू गैंग के चेयरमैन को यह याद दिलाया कि तिरामिसू गैंग के अंदर खतरनाक भेड़िए रहते हैं, ना कि कमजोर कुत्ते। उसी शाम वापस घर जाते वक्त निक की मुलाकात अपने एक बहुत पुराने जानकार पॉली से हुई जो अमेरिकन फौज में उसका साथी था और फिलहाल छुट्टियों पर यहाँ घूमने आया था। पहले तो पॉली निक को देखकर काफी खुश हुआ पर जल्दी ही उसने खुलासा किया कि वह जानता है कि निक ने मरने का नाटक किया था ताकि वह कोर्ट मार्शल से बच सके और साथ ही उसने यह बात रिपोर्ट करने की धमकी भी दी। खतरे का एहसास होते ही निक ने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया और उसने पॉली को अपने घर आने को कहा जिसके बाद जैसे ही उसे सही मौका मिला तो उसने पॉली को खत्म कर दिया। अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह मीहू से मिलने चला गया पर जैसे ही मीहू ने दरवाजा खोला निक उसके चेहरे पर लगी चोट को देखकर गुस्से में आ गया और अब वो उस आदमी का नाम जानना चाहता है जिसने मीहू पर हाथ उठाया।
पर मीहू उसका नाम बताने से साफ मना कर देती है और साथ ही उसने निक को बताया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और यह खबर सुनाने के बाद अचानक मीहू निक से जाने के लिए कहती है। निक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। वो चुपचाप मीहू की बात मानते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन अब भी उसके दिमाग में मीहू की सुरक्षा ही घूम रही थी और उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मीहू को खरोच तक नहीं आने देगा। अपने आने वाले बच्चे और मीहू के बारे में सोचकर निक तुरंत क्यूसी से मिलने पहुंचा और उसने क्यूसी के सामने शिरामित्सु गैंग छोड़ने की बात रखी ताकि वह इन सब चीजों से दूर मीहू के साथ खुशी रह सके। इधर क्यूसी ने भी गुस्सा न करके उसे बड़े ही प्यार से अंदर बुलाकर उसके सामने 2 तलवारें रखी, जिनमें से एक तलवार दूसरों को खत्म करने के लिए थी और एक उसके लिए। क्यूसी ने बचपन से ही मीहू का ध्यान रखा था और अब उसे निक पर पूरा भरोसा था कि वह यह जिम्मेदारी उठा सकता है। निक ने भी क्यूसी से वादा करते हुए एक तलवार उठा ली, जिसके बाद उन दोनों ने साथ मिलकर पॉली की लाश को दफनाकर सारे सबूत मिटा दिए। उधर शिशु गैंग के हेडक्वार्टर्स में ओरोची शिशु गैंग का साथ देकर शिरामित्सु गैंग को अंदर से खत्म करने का प्लान बना चुका था। अगले दिन शिरामित्सु का लीडर निक और क्यूसी एक साथ एक दर्जी की दुकान पर पहुंचे, जहां दर्जी उसके सूट का नाप लेने के लिए लीडर को कमरे में ले गया। लेकिन कुछ ही देर बाद निक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह लीडर को देखने के लिए उस कमरे में गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था। निक ने तुरंत ही बीच में आकर लीडर को बचाने की कोशिश की और साथ ही क्यूसी ने पीछे से आकर उस आदमी को गोली भी मार दी। जिसके बाद वह तीनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी शिशु गैंग के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, जिनका सामना निक और क्यूसी ने पूरी बहादुरी से किया। पर इस हमले में एक गोली क्यूसी को लग गई और यह देखकर निक और लीडर पूरी तरह से टूट चुके थे। इस हमले के तुरंत बाद लीडर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जहां उसने खुलासा किया कि उनके बीच में एक गद्दार मौजूद है जो उनकी सारी खबर शिशु गैंग को दे रहा है और शिशु गैंग के इस हमले से अब गैंग वार की शुरुआत हो चुकी है और अब शिरामित्सु गैंग क्यूसी की हत्या का बदला जरूर लेगी। उधर जब निक ने क्यूसी की मौत की खबर मीहू को बताई तो वह फूट फूट कर रोने लगी और मीहू की रोने की आवाज ने निक को अंदर से और ज्यादा गुस्से से भर दिया। अगले दिन से ही निक और उसके साथियों ने एक एक करके शिशु गैंग के टॉप लीडर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते शिरामित्सु गैंग इस लड़ाई में जीतने वाली थी। पर तभी एक दिन शिशु गैंग ने एक बच्चे के जरिए शिरामित्सु गैंग के लीडर के पास एक मैसेज भेजा, जिसमें शिशु गैंग ने एक ही बार में इस लड़ाई को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। सामने दिख रहे खतरे के बावजूद भी शिरामित्सु का लीडर इस बात के लिए मान गया, जिसके बाद निक और बाकी साथियों के साथ वह एक खाली डॉक पर पहुंचा, जहां शिशु गैंग पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन शिशु गैंग के बीच में ओरोची को देखकर सभी लोग हैरान थे और वह समझ गए ओरोची ही वो गद्दार है जो उनकी सारी खबर शिशु गैंग को दे रहा था। पर उसके इस धोखे के बावजूद भी शिरामित्सु के लीडर ने उसे एक और मौका देते हुए गले लगा लिया ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। पर तभी अचानक से ओरोची ने लीडर की पीठ में चाकू मारकर कहा, अब शिरामित्सु गैंग खत्म हुई। उधर शिरामित्सु गैंग के बाकी सदस्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त वह लोग चारों तरफ से घिरे हुए थे। इसके बाद ओरोची ने निक के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसके मुताबिक अगर निक मीहू को छोड़ देता है तो वह अपनी जान बचा सकता है। पर निक को उसकी फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तभी अचानक से एक स्नाइपर ने निक के पैर में गोली मार दी। उधर शिशु गैंग ने पुलिस की मदद से शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर्स में रेड डलवा दी ताकि उनका वजूद पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उस रात निक शिशु गैंग की नजरों से बचते हुए मीहू के पास पहुंचा ताकि वह उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके। लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बदले की आग जल रही थी और इसीलिए वह क्यूसी की दी हुई तलवार लेकर सीधा शिशु गैंग के हेडक्वार्टर में पहुंच गया, जहां उसने शिशु गैंग के लीडर के सामने अपना बदला पूरा करने की इच्छा जाहिर की। पर ओरोची ने उसके हाथ से तलवार लेते हुए उसे एक आउटसाइडर यानी बाहरी इंसान बुलाया, जो कभी भी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। पर तभी निक ने एक ही झटके में ओरोची के गले पर हमला करके उसे खत्म कर दिया।
तभी बाकी मेंबर्स ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन शिशु के लीडर ने उन सभी को रोक दिया और फिर निक को वहां से जाने को कहा, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वहां से निकलकर निक अपने घर पहुंचा, जहां उसने म्यू को तिरामिसु की देखरेख में छुपाया हुआ था। और जैसे ही म्यू को पता चला कि निक ने उसके भाई की मौत का बदला ले लिया था, तो वो निक को गले लगाकर रोने लगी। और उस दिन के बाद से निक का रुतबा तिरामिसु गैंग में और बढ़ गया और अब सभी लोग उसे अपने नए लीडर के रूप में देखने लगे। यहीं पर कहानी का अंत होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।